नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं एसएसटी के नोट्स, यानी कि क्लास 6 के जितने जो ये एनसीईआरटी नोट्स है दोस्तों, उसका हम लोग जो है चैप्टर 1 को आज कवर करेंगे, जो कि है क्या, कब, कहाँ और कैसे। पाठ का नाम क्या है? क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसके पहले हमने जितने भी एसएसटी के जो क्लासेस लिए हैं, प्रैक्टिस सेट कराए हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए हैं। उसके बाद पूरे का पूरा एनसीईआरटी नोट, यानी क्लास 6 का है, क्लास 7 का भी आपको कराऊंगा और क्लास 8 का भी, और सभी सब्जेक्ट के कराऊंगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अगर पूरा का एनसीईआरटी का नोट्स आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप निश्चित तौर पे एसएसटी में जो है अच्छे मार्क्स लेकर आ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला जो है कि पार्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि है क्या, कब, कहाँ, कैसे। तो एसएसटी का ये एनसीईआरटी नोट्स का जो हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। खास करके लास्ट टाइम में आपको जो है इसका पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से जो है इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रिवीजन और देखते हैं कि क्या जो है कि इस पाठ में दिया गया है। तो लेसन का नाम क्या है कि क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो पहला चैप्टर है क्लास 6 का। ठीक है, इसको हम लोग जो है कि मैंने बहुत सारा एक समझ लीजिए कि वन शॉट के रूप में नोट्स बनाया है, यानी कि आप रिवीजन के तौर पे इसको आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जितने भी की पॉइंट होंगे बस मैंने उसी को लिया है, नहीं तो अगर आप बुक की तरह से अगर नोट्स बनाते हैं तो वो बहुत आपका लंबा बनेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जब आता है कि क्या, कब, कहाँ, कैसे में जो पहला पॉइंट आता है कि लोग कहाँ रहते थे। लोग कहाँ रहते थे, तो यहाँ पर बात आते हैं नर्मदा मध्य प्रदेश। कई लाख वर्ष पहले लोग यहाँ रह रहे थे। कहाँ पर? नर्मदा नदी के किनारे, यानी कि मध्य प्रदेश की बात पूछी गई है। इसमें क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि नर्मदा जो है कि कहाँ पे है, और इसमें एक ठीक है, ये पूछता है कि ये नर्मदा नदी कहाँ पे स्थित है, या नर्मदा के लोग कहाँ रहते थे। तो मध्य प्रदेश आज के समय में पूछेगा रिलेट करके। और कई लाख वर्ष पहले लोग यहाँ रह रहे थे। और वे पूछेगा कि वे कैसे थे, तो वे कुशल संग्राहक थे। भोजन, जड़, फलों, जंगलों के उत्पादों पर निर्भर जानवरों का शिकार करते थे। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है इसमें कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर पूछ देता है कि नर्मदा के पास जो लोग रहते थे वो कब से रहते थे, तो कई लाखों में दे देगा, हजारों में दे देगा, 100 में दे देगा वर्ष पहले। तो कई लाख वर्ष पहले लोग यहाँ रहते थे। और वे क्या थे, तो कुशल संग्राहक थे। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट, और आखेटक यानी कि शिकारी की बात करें तो जानवरों का शिकार भी करते थे, जंगलों के उत्पादों पर निर्भर रहते थे, भोजन और जड़ फलों को खाते थे। नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है वो आपका बन जाता है उत्तर पश्चिम सुलेमान व किरथर पहाड़ियाँ। इनसे बहुत सारा क्वेश्चन जो है कि बनता है। पाक यानी कि कहाँ पे उत्तर पश्चिम सुलेमान व किरथर पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर। ठीक, वहाँ से रिलेट करता है। तो यहाँ पर जो है कि दिया है कि इस स्थान पर 8 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ फसलों को अपनाया था। देखिए यहाँ पे कितना क्वेश्चन बनेगा, पूछेगा ये क्वेश्चन कि उत्तर पश्चिम यानी कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में लोग कितने वर्ष पहले रहते थे, तो 8 वर्ष पूर्व पूछेगा, ये 8 वर्ष पूर्व। ठीक है, उसके बाद ये पूछेगा कि सबसे पहले स्त्री पुरुषों ने क्या जो है कि उपजाया था, अपनाया था फसलों में, तो गेहूं और जौ फसलों को अपनाया था। दूसरी चीज़ याद रख लीजिएगा। और फिर पूछेगा, मान लीजिए कि यहाँ पर दिया है कि आरंभ किया था भेड़, बकरी, गाय और बैल को पालतू बनाया और गाँव में रहते थे। ध्यान दीजिएगा, ये पूछेगा कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के लोग कहाँ रहते थे, नगरों में रहते थे, गाँव में रहते थे। तो याद रखिएगा आप लोग, गाँव में रहते थे। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जब पूछेगा कि सबसे पहले कौन सा जानवर जो है कि पालतू बनाया गया, तो वो क्या था, तो कुत्तों के पूर्वज थे, कुत्तों के पूर्वज थे। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। ध्यान दीजिएगा, उत्तर पूर्व में क्या है, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। तो देखिए, गारो की बात की जाए तो याद रखिएगा, असम से रिलेट करिएगा कि गारो की जो पहाड़ियाँ हैं उत्तर पूर्व में है, तो वो कहाँ पे हैं, गारो, असम। असम में। ध्यान दीजिएगा, विंध्य पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, तो मध्य प्रदेश में। यहाँ पर कृषि का विकास हुआ। अब देखिए, ये पूछ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में कि जो कृषि का विकास हुआ वो किस पहाड़ियों पे हुआ, तो ये विंध्य पहाड़ियों पे, और वो कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये एक पॉइंट आपका बन जाता है। ऊपर से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्वप्रथम चावल जो है कहाँ पे उपजाया गया, तो ये विंध्य के उत्तर में उपजाया गया। कहाँ पर? विंध्य के उत्तर में उपजाया गया। और विंध्य जो पहाड़ियाँ वो कहाँ पर हैं, तो मध्य प्रदेश में है। एक एक पॉइंट रिलेट करते हुए चलिए, अगर ये सारा का सारा नोट्स आप की पॉइंट के रूप में याद रखते हैं तो आप निश्चित तौर पर अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है क्या। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सिंध व सहायक नदी। तो बात करें अगर,
कि 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फले फूले। ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछता है कि जो आरंभिक नगर थे वो कितने वर्ष पहले जो है कि स्थापित किए गए या उनका जो है कि विकास हुआ। तो ध्यान दीजिएगा 4700 वर्ष पूर्व, ठीक है। और सिंध व सहायक नदी दिया है ना, तो ये भी पूछेगा कि जो आरंभिक नगर थे वो किन नदियों मतलब सहायक नदियों के आसपास देखने को मिले हैं। तो सिंध व सहायक नदियां याद रखिएगा, सिंध व सहायक नदी से याद रखेंगे 47 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फले फूले। और उसके बाद ये यहाँ से ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ से बनता है कि गंगा व तटवर्ती इलाके 25 वर्ष पूर्व नगरों का विकास, ये भी पूछेगा। आरंभिक नगर बोलेगा और सिंध से सहायक नदी याद रखेंगे और 47 वर्ष याद रखेंगे। ये 3 पॉइंट एक दूसरे से रिलेट करेंगे। उसके बाद गंगा से रिलेट करेंगे 2500 वर्ष पूर्व। उसके बाद पूर्व नगरों का विकास। उसके बाद ये भी पूछेगा कि गंगा व सोन नदी यानी कि उसकी सहायक नदी के दक्षिण में प्राचीन काल में मगध की स्थापना। मगध से रिलेट करेंगे किसको, तो आप उसको रिलेट करेंगे किससे, तो गंगा से रिलेट करेंगे। और एक पॉइंट की 2500 वर्ष पूर्व। इससे तीनों से क्वेश्चन जो है कि निश्चित रूप से बनता है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं देश के नाम पे। तो इंडिया शब्द किससे निकला है, इंडस से निकला है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, किसको, इंडस को, ठीक है। ईरान और यूनान वासियों ने सिंधु को हिंडोस अथवा इंडोस कहा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कहाँ के वासियों ने जो है सिंधु को हिंडोस अथवा इंडोस कहा है। तो याद रखेंगे ईरान और यूनान, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्वेश्चंस को नहीं शामिल किया हूँ ताकि जो है कि बहुत वीडियोस लंबी हो जाएगी और आपके पास कम समय है, तो जिनको कि आपको रिवीजन करना है। पर मैं एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, आप नोट करते चलिए। अगर आप इसको रिवीजन करते हैं लास्ट टाइम में तो आप एक बार अभी कर रहे हैं और फिर एक बार आप खुद से लास्ट टाइम में आप नोट्स बना करके इसको रिवीजन जब करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ही मदद मिलने वाली है। तो याद रखिएगा जो इंडोस या इंडोस कहा था, तो कहाँ के वासियों ने कहा था, ईरान और यूनान के वासियों ने। और इस नदी के पूर्व के भूमि प्रदेश को क्या कहा, इंडिया कहा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि नदी के पूर्व के भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया है, ठीक है। ये पूछ देगा कि कहाँ के प्रदेश को कहा गया है, पूर्व के, दक्षिण के, उत्तर के। तो याद रखेंगे इस नदी के पूर्व के भूमि प्रदेश को क्या कहा गया है, इंडिया का। उसके बाद आ जाते हैं भारत। वो तो था भारत, अभी इंडिया था भारत। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आया है। ध्यान दीजिएगा कि जो है भारत नाम किसके लिए जो है कि कहाँ के रहने वालों के लोगों के लिए और किसके लिए किया जाता था, तो ये उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए। ध्यान दीजिएगा, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए और एक समूह के लिए किसका नाम यूज किया जाता था, तो भारत नाम का प्रयोग किया जाता था। और इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। ये भी दिया है कि जो भारत नाम का प्रयोग किया जाता था इसका वर्णन कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये मिलता है आपका ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में याद रखिएगा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। वेद कितने हैं तो आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, 4 होते हैं, ठीक है। अब आ जाइए आगे अतीत के बारे में, ठीक है। अतीत के बारे में कैसे, तो पांडुलिपि से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो अतीत के बारे में कैसे जानें, तो पांडुलिपि से जानेंगे। पांडुलिपि क्या होती है, पांडुलिपि क्या होती है, ये पुस्तकें हाथ से लिखी होती हैं। ध्यान रखिएगा, ये पुस्तकें हाथ से लिखी होती हैं, पर ये लिखी किस पे जाती हैं, तो ताड़ के पत्तों एवं भुर्ज पेड़ का जो छाल से निर्मित भोजपत्र पर क्या होती हैं, लिखी जाती हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि पांडुलिपि किससे लिखी जाती है, तो सबसे पहले हाथ से लिखी जाती है। हाथ से लिखी जाती है तो किस पर लिखी जाती है, तो दोनों पॉइंट में से कोई भी आपको ऑप्शंस में दे सकता है ताड़ के पत्तों पर, और दूसरे ऑप्शंस दे सकते हैं ताड़ के पत्तों और भुर्ज पेड़ का जो छाल से निर्मित भोजपत्र है उस पर भी। तो इसमें कोई भी ऑप्शन आपको दे सकता है, ताड़ के पत्ते भुर्ज पेड़ से रिलेट कर सकता है, छाल से भोजपत्र दे सकता है। तो तीनों ऑप्शंस में आपको याद रखने हैं कि क्या जो है कि पांडुलिपि किससे, तो हाथ से लिखी जाती है, ताड़ के पत्तों व भुर्ज पेड़ की छाल से निर्मित जो भोजपत्र होते हैं उन पर जो है कि लिखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं अंग्रेजी में। इसके लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ है जिसका अर्थ क्या होता है, हाथ, किसका, मेनू का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो इन पांडुलिपि में लिखा क्या गया है, तो धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय की चर्चा मिलती है। इसमें देखिए जो कूट वाले क्वेश्चंस बनते हैं उससे बन सकता है कि पांडुलिपि के बारे में क्या सही है। उसमें दे देगा धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा उसमें कुछ और भी पॉइंट दे सकते हैं। तो याद रखेंगे आप लोग कि इस पांडुलिपि में जो है धार्मिक मान्यता के बारे में लिखा गया है,
व्यवहार के बारे में लिखा गया है, राजाओं के जीवन के बारे में लिखा गया है, औषधियों के बारे में लिखा गया है और तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय की भी चर्चा उसमें मिलती है, किसमें, पांडुलिपि के अंदर। नेक्स्ट आते हैं, और ये भी चीज़ पूछा गया है कि पांडुलिपि जो है किस भाषाओं में लिखी गई है, तो याद रखिएगा यह संस्कृत, प्राकृति व तमिल भाषा में लिखे हैं, और प्राकृति जो है आम लोगों की भाषा थी। ये भी एक पॉइंट बन जाता है, ठीक है, कि प्राकृति जो है किन लोगों की भाषा थी उस समय, तो आम लोगों की भाषा थी। और पांडुलिपि जो लिखी गई तो संस्कृत, प्राकृतिक व तमिल भाषा में लिखे हैं, याद रखेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अभिलेख। अभिलेख से भी क्वेश्चन आता है, तो अभिलेख अतीत के बारे में जानने का एक और महत्वपूर्ण स्रोत है। एक तो अभी था पांडुलिपि, दूसरा है क्या, अभिलेख। तो अभिलेख जो होते हैं वो कहाँ पे लिखे हैं, अभी जो पांडुलिपि की बात की गई है तो ताड़ के पत्तों, भोज पेड़ की छाल से बने भोजपत्रों पर लिखे गए थे, हाथ से लिखे गए थे। और यह जो है अभिलेख, यह कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, यानी उकेरे जाते हैं। नहीं, एक कर लीजिए, किस समय जो हम लोग कहीं पर देखते हैं किसी चीज़ का शिलान्यास हुआ रहता है तो वहाँ पर पत्थरों को काट करके इस तरीके से जो लिखा रहता है, तो उसी तरीके से अभिलेख होते थे। तो याद रखना है, कभी कभी ये क्वेश्चन मैंने एक बार देखा है कि ये पूछेगा कि अभिलेख जो है केवल पत्थरों पर जो है कि उत्कीर्ण किए जाते हैं या फिर उकेरे जाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा केवल पत्थरों पे नहीं, हालांकि कठोर सतह पर बोला है पर केवल पत्थरों पे नहीं, ये कोई आपके धातुओं पर, लोहे के ऊपर, ये किसी भी चीज़ पे उत्कीर्ण किए जाते हैं, उकेरे जाते हैं। जबकि केवल अगर बोल देता है कि केवल पत्थरों पे, तो वहाँ पे आप गलत आंसर लगाएंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे कि इसको जो है कठोर सतह पर उत्कीर्ण किया जाता है, न कि केवल पत्थर पे। उसमें आपका पत्थर भी आ जाएगा, कोई धातु भी आ जाएगी, लोहे या फिर किसी भी चीज़ पर ये क्या किया जाता है, उकेरा जाता है, लिखा जाता है, तो अभिलेख उसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, पुरातत्वविद। तो पुरातत्वविद क्या होते हैं, तो वे व्यक्ति होते हैं जो अतीत में बनी वस्तुओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, खोज करते हैं। जैसे पत्थर व ईंट से बनी इमारतें, अवशेष, चित्र, मूर्तियाँ, इनसे रिलेट करके पूछेगा कि पुरातत्वविद क्या होते हैं। वो तो अवशेष से रिलेटेड, यानी अवशेषों की खोज करते हैं, वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जो अतीत में बनी हुई हैं, तो उन्हें हम पुरातत्वविद कहते हैं, चाहे वो अवशेष हो, चित्र हो, या फिर मूर्तियाँ हो, या फिर पत्थर व ईंट से बनी हो, या फिर कोई भी चीज़ हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, इतिहासकार कौन होते हैं। तो जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं, तिथियों का अर्थ निकालते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, तो इतिहासकार कहते हैं, ठीक है। अब आ जाइए एक बार इधर देख लीजिए, बीसी का मतलब क्या होता है, बार बार यूज होता है इतिहास के अंदर। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। क्या चीज़, बिफोर क्राइस्ट। अब बिफोर क्राइस्ट से क्या मतलब है, तो जैसा कि अभी आप लोगों ने क्रिसमस सेलिब्रेट किया है 25 दिसंबर को, तो ध्यान रखिएगा वो किसके जन्मदिन के, तो उसी, यानी कि हम बात करें कि जो क्राइस्ट थे यानी यीशु भगवान, उनका जो है कि उस दिन वो जन्म जो हुआ है, जो आप लोगों ने अभी क्रिसमस सेलिब्रेट किया है, उससे बिफोर क्राइस्ट, यानी उनके जन्म से पहले का जो समय है उसको हम लोग बीसी कहते हैं, यानी बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, ठीक है। और ईसा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, उसको हम लोग हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं, क्योंकि उनका ईसा नाम था, तो ईसा पूर्व यानी ईसा के जन्म से पहले। यहाँ पे शॉर्ट में मैंने लिख भी दिया है, आपको अच्छे समझ में आएगा। उसके बाद एडी, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, या फिर ये कह लीजिए कि ईस्वी, या ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले समय को हम क्या कहते हैं, एडी कहते हैं, यानी एनो डोमिनी कहते हैं। और उसका मतलब होता है कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ उसके बाद वाले समय को हम ये बोलते हैं। और बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले वाले समय को बीसी बोलते हैं। तो ये भी आप लोग पॉइंट ध्यान दीजिएगा। अब चलिए थोड़ा सा ये शॉर्ट में मैं रिवीजन यहाँ पे देख लीजिए कि कृषि का आरंभ कब हुआ, तो 8 वर्ष पूर्व हुआ, 8000 वर्ष पहले हुआ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये भी दीजिए, यह कहाँ पे, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों से रिलेट करेगा, ये 8000 वर्ष पूर्व, यानी वहाँ पे लोग रहते थे। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर की बात की गई है, आरंभिक नगर का विकास कब हुआ, तो 47 वर्ष पूर्व हुआ। और ये सिंधु एवं सहायक नदियों के आसपास का क्षेत्र। उसके बाद गंगा घाटी के नगर यानी मगध की बात की जा रही है, तो इससे रिलेट करेंगे आप लोग, 25 वर्ष पूर्व जो है यहाँ नगरों का विकास हुआ, ठीक है। तो ये थे। अब इसके बाद हम देख लेते हैं, तो इसमें और कोई पॉइंट नहीं है। तो पहले लेसन में जो जितने भी मेन पॉइंट थे दोस्तों, जितने भी मेन पॉइंट थे वहाँ उसको हमने आज के सेशन में डिस्कस कर लिया है। इससे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जो है सिर्फ फर्स्ट लेसन से बनने के चांस रहते हैं। अभी सेकेंड, थर्ड और इस तरीके से 6 या 7 चैप्टर होंगे, जिसको कि मैं 1 बाय 1 करके आपको करा दूंगा। और बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि ये अभी हिस्ट्री का हो गया, अभी आपको जियोग्राफी का यानी कि भूगोल का भी मिलेगा, उसके बाद आपका राजनीति का भी मिलेगा, तो उसको भी मैं डेली बाई डेली जो है कि तीनों में से एक एक लेसन कराऊंगा, तो आपका जो है जल्दी से कवर हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग लास्ट में जो है मैराथन की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, SST में क्लास 6 के। तो दोस्तों
अगले चैप्टर को करने के लिए या पूरी एनसीईआरटी को करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।